हेलो एवरीवन, सिविल स्टैप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम स्थापना सीरीज के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस क्वेश्चंस को क्विज के फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पर जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट। ये 1998 में पूछा गया था। आपके ऑप्शन ए है सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन बी है फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन सी है एट्थ शेड्यूल और ऑप्शन डी है 10th शेड्यूल। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, वीडियो पॉज करके भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारे कमेंट में भी आप आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर है डी, मतलब कि 10th शेड्यूल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखें। हम डिटेल से एंटी डिफेक्शन लॉ को समझते हैं। सबसे पहले जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय एक प्रियम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन में, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। मतलब कि यह 10th शेड्यूल जिसमें यह लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था। इसे 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था और यह अमेंडमेंट 1985 में हुआ था। इसके माध्यम से दो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे, आर्टिकल 102 जो कि पार्लियामेंट के लिए था और आर्टिकल 191(2) जो कि स्टेट लेजिस्लेशन के लिए था। इन दोनों को ऐड किया गया था, तो इसे आप ध्यान रखें। अब हम जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। यह लॉ इसलिए होता है ताकि पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोका जा सके। अब देखिए, दो पार्टी मान लीजिए चुनाव लड़ती है और एक को वोट मिलते हैं, मतलब एक के जो मेंबर चुनाव में जीतते हैं वो 110 है, दूसरे के 111 हैं और सरकार बनाने के लिए 113 का आंकड़ा चाहिए। तो ये दोनों पार्टियां चाहेंगी कि यहां से 3 मेंबर को तोड़ लिया जाए और ये चाहेगी कि यहां से 2 मेंबर को तोड़ लिया जाए। इसी को रोकने के लिए ये लॉ लाया गया था, बिकॉज पद के लालच में लोग अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ था। जो हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म था उसमें काफी माइलस्टोन माना जाता है इस लॉ को। अब देखते हैं इस लॉ में क्या है। अगर कोई पार्टी शिकायत करती है कि उसके किसी मेंबर ने ऐसा किया है तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, मतलब लोकसभा के लिए स्पीकर और जो भी हमारे राज्यसभा है उसके लिए चेयरमैन, तो वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये डिफेक्शन के अंदर आता है कि नहीं। उसके सर्टेन ग्राउंड्स हैं, उसे हम देखेंगे। ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इनका जो डिसीजन है, इस पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ऐसे सवाल आ सकते हैं कि डिसीजन टेकन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ कैन बी सेंड फॉर जुडिशियल रिव्यू और नॉट। तो आंसर होगा यस, इट कैन बी सेंड फॉर द जुडिशियल रिव्यू। तो इसे आप ध्यान रखें। अब देखिए किस किस केस में डिफेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई वॉलंटरली गिव अप कर देता है पार्टी का मेंबरशिप, या पार्टी को डिसओबे करता है वोटिंग में, पार्टी अगर व्हिप जारी करती है किसी चीज के लिए और उस पर आप वोटिंग नहीं करते हैं तो आप डिफेक्ट हो सकते हैं। तो इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है यह। जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर आप पार्टी व्हिप के खिलाफ जाते हैं तो आपकी मेंबरशिप जा सकती है। साथ ही साथ एक यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लॉ अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। इसे आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी आपको यहां फंसा सकती है, पूछ सकती है कि एंटी डिफेक्शन लॉ सिर्फ पार्लियामेंट पे अप्लाई होता है या सिर्फ स्टेट असेंबलीज पे अप्लाई होता है या दोनों पे अप्लाई होता है। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, ये दोनों पे अप्लाई होता है। अब हम कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के। अगर कोई पार्टी के लेजिस्लेचर, उसके 2/3 लेजिस्लेचर किसी और पार्टी में मर्ज होते हैं तो उस केस में जो मर्ज हो रहे हैं उनकी मेंबरशिप और जो नहीं मर्ज हो रहे हैं उनकी भी मेंबरशिप दोनों सुरक्षित रहेगी और डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। यूपीएससी ट्रिक क्वेश्चन पूछ सकती है, ये 2/3 को हाफ कर सकती है, 1/3 कर सकती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साथ ही साथ किसी इशू पे आप पार्टी के खिलाफ वोट देना चाहते हैं तो आप प्रायर परमिशन ले सकते हैं और पार्टी आपको प्रायर परमिशन देती है तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी इशू पर पार्टी के खिलाफ वोटिंग करते हैं और पार्टी 15 दिनों के अंदर आपको माफी दे देती है तो उस केस में भी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। समय समय पे अलग अलग कमिटियों ने यह रिकमेंडेशन दिया है कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका डिसीजन जो क्वालिफाई करने का है, यह डिसीजन प्रेसिडेंट को लेना चाहिए एमपी के केस में और एमएलए के केस में गवर्नर को लेना चाहिए। बिकॉज ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये किसी पार्टी के होते हैं और हो सकता है वो किसी पार्टी के लिए बायस हो जाए।
जैसा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में होता है, इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को और वो फैसला लेते हैं। जैसा आप दिल्ली असेंबली के केस में देखे होंगे, उनके काफी ज्यादा विधायक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, बट फिर हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया और उनकी मेंबरशिप बहाल हो गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। आप हमें कमेंट में बताइए कि हाल में कौन सा एंटी डिफेक्शन केस आपको राज्यसभा से रिलेटेड सुनने को आया है। चलिए आप कमेंट कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी इस पे सवाल भी पूछ सकती है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्लासिक एग्जाम्पल है यूपीएससी का कि यूपीएससी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों रिपीट करती है। आप देखिए, हूबहू क्वेश्चन यूपीएससी 16 साल बाद पूछ लेती है। ये 1998 में सेम सवाल पूछा गया था सेम ऑप्शन के साथ, और यूपीएससी 16 साल बाद इसे रिपीट करती है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाना और उनके कॉन्सेप्ट को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन उसका एग्जाम्पल है। अगला सवाल है, which one of the following statements correctly describes the fourth schedule of the constitution of India? दो बार पूछा गया ये 2001 एंड 2004 में। आप देखिए सेम ऑप्शंस के साथ यूपीएससी 3 साल में क्वेश्चन रिपीट कर रही है, कॉन्सेप्ट भी नहीं, सेम का सेम ऑप्शन, सेम का सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए है, इट लिस्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ऑप्शन बी है, it contains the languages listed in the constitution. Option C है, it contains the provisions relating to the administration of tribal areas. Option D है, it allocates seats in the council of states, मतलब कि राज्यसभा। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, चाहे तो पॉज करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारे कमेंट में भी आप लिख सकते हैं जो इसका आंसर है। इसका आंसर है डी, it allocates seats in the council of state, मतलब कि राज्यसभा में ये एलोकेट करती है। फोर्थ शेड्यूल को समझते हैं। फोर्थ शेड्यूल के बेसिस पे राज्यसभा में किस स्टेट को कितना सीट मिलेगा और यूनियन टेरिटरीज को राज्यसभा में कितना सीट मिलेगा, ये एलोकेट किया जाता है। ये एलोकेशन का जो बेसिस होता है वो पॉपुलेशन होता है, और अगर कोई नए राज्य बनते हैं और पुराने राज्यों को तोड़ा जाता है तो उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज हो जाती हैं, जो उनके सीट का नंबर है वो घटाया या बढ़ाया जाता है। तो इससे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। 1952 के बाद काफी बार ये चेंजेज हुए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 80 है वो ये बताता है कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर होते हैं, हो सकते हैं। 20 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, और 238 मेंबर्स वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से चुन के आएंगे। बस 2 ही यूनियन टेरिटरीज से राज्यसभा का चुनाव होता है। आप हमें कमेंट में बताइए वो कौन 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां से राज्यसभा के मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, if a new state of Indian Union is to be created, which one of the following schedules of the constitution must be amended? ये 2001 में पूछा गया है, और इसके ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन ए, बी है सेकेंड, सी है थर्ड, और डी है फिफ्थ। यहां फोर्थ नहीं दिया गया है, क्यों? क्योंकि 2001 में यूपीएससी फोर्थ शेड्यूल से रिलेटेड एक दूसरा सवाल पूछ चुकी है, तो इसलिए फिफ्थ दिया गया है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ए। फर्स्ट शेड्यूल को जानते हैं। फर्स्ट शेड्यूल कंप्राइजेस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हेंस इट मस्ट बी अमेंडेड इफ अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इज क्रिएटेड। तो इसे आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है वो ये बताता है कि 3 तरह से टेरिटरी को क्लासिफाई किया जाता है। पहला, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा है टेरिटरीज दैट माइट बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एट एनी टाइम, मतलब फ्यूचर में अगर कुछ एक्वायर किया जाता है किसी भी जगह को, उसके लिए है। जो स्टेट्स के नेम होते हैं और यूनियन टेरिटरीज के भी जो नेम होते हैं, साथ ही साथ जो इनकी टेरिटोरियल एक्सटेंट होती है, ये सब मेंशन है शेड्यूल 1 में। तो अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो शेड्यूल 1 को चेंज करना पड़ेगा। अभी भारत में 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इसे आप ध्यान रखें। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 है वो इस बात को एडमिट करता है कि जो भी नए स्टेट्स, मतलब कि आर्टिकल 2 के अंदर अगर कोई नए स्टेट बन रहे हैं, साथ ही साथ जो अगर कोई पुराना स्टेट्स है और उनकी बाउंड्री अल्टर की जा रही है, जो कि आर्टिकल 3 के अंदर होता है, तो इन दोनों में अगर जो चेंजेस होंगे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, जो आर्टिकल 368 में कहा गया है। ये आर्टिकल 4 में बताया जा रहा है, तो इसे आप ध्यान रखें। अब जो आर्टिकल 368 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए है, उसका अलग प्रोसीजर होता है, आगे हम देखेंगे। लेकिन जो
आर्टिकल 4 के अगेंस्ट अगर चेंजेस करने हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी से होता है और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसके लिए। कुछ में इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही स्टेट के इसमें से होने की बात होती है, आसानी से अमेंड कर दिया जाता है। ये आर्टिकल 4 में वर्णित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे आप ध्यान रखें। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि क्या स्टेट का नाम बदलने के लिए, स्टेट की बाउंड्री बदलने के लिए आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत है? तो आंसर होगा नहीं। ये नॉर्मल किया जा सकता है सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा और सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करा करके पार्लियामेंट में यह चेंज किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटोरीज? ये 2003 में पूछा गया है। सेम 2001 के कॉन्सेप्ट पे 2003 में सवाल आता है, बस 2 साल के गैप पे। आप देखिए यूपीएससी की ब्यूटी, तुरंत सवाल रिपीट कर देती है ये। ऑप्शन ए है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसका आंसर आप सबको पता है, ए फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, अभी जस्ट हमने सीखा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। जो आपका लिस्ट 1 है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आइटम मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, कंकरेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशंस, इंडिया एज ए यूनियन स्टेट्स विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन। और जो लिस्ट सेकंड है उसमें कंट्रीज के नाम दिए गए हैं जहां से ये चीजें डेराइव हुई हैं। लिस्ट 2 में है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये होगा आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। और जो लिस्ट 2 है ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। लेट्स एज्यूम कि आपको कुछ भी नहीं पता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूं, कैसे एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अगर आपको सिर्फ बी पता है कि फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है, अगर फंडामेंटल राइट्स आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बी का 5, ओनली 1 ऑप्शन अवेलेबल है इसके लिए। तो अगर आपको ये तीनों नहीं पता है, बाकी तीनों की कहां से लिए गए हैं, सिर्फ फंडामेंटल राइट पता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे बड़े क्वेश्चंस को देख के आपको डरना नहीं है, आपको जस्ट देखना है कि क्या आपको उसमें एक ऑप्शन भी आता है। अगर एक ऑप्शन भी आता है तो क्या आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन से बहुत ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आना, मैक्सिमम 50% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आएगा या 60% आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो आपको वहां एलिमिनेशन ट्रिक अपनानी पड़ेगी, आपको 50-50 करके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे। और इस सीरीज के माध्यम से हम यह सीख रहे हैं कि कैसे इस ट्रिक को अप्लाई किया जाए। तो इसका ऑप्शन है डी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब को जो भारत का संविधान है वो विश्व के अलग अलग संविधानों का मिश्रण है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी इसमें काफी कुछ ली गई है। बी आर अंबेडकर ने एक बार कहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैंकलिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। रैंसैंकलिंग का मतलब होता है गहराई से देखने के बाद, विश्व के जितने भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है सबको गहराई से खंगाला गया, तब भारत का संविधान बनाया गया है। भारत के संविधान का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जो फिलोसफिकल पार्ट है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, मतलब आयरलैंड से लिया गया है। और जो पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट, रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। यह एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है जिसमें यह मेंशन है कि कहां के संविधान से क्या लिया गया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफी चीजें ली गई हैं, फेडरल स्कीम, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, तो इसे आप ध्यान रखें। साथ ही साथ जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया गया है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है, बाइकैमरलिज्म लिया गया है। जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है, जुडिशियल रिव्यू ली है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ली है। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मेथड यूज होते हैं वो भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें।
जो फ्रीडम है ट्रेड का वो भी हमने वहां से लिया है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। आप हमें कमेंट में बताइए कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। साथ ही साथ आप हमें कमेंट में बताइए कि जर्मनी और फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप सोचिए, पढ़िए और हमारे कमेंट पे लिखिए भी। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 40 पार्ट, देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल। स्टेटमेंट 3rd, 9th, 10th, 11th and 12th schedules were added to the Constitution of India by Constitution Amendment Acts। इनमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, एक सही है, दो सही है या तीनों सही है। ये 2005 में पूछा गया था। इसमें अगर आपको ऑप्शन 3 कुछ भी नहीं पता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, देखना है कि आपको 1 और 2 पता है या नहीं। चलिए, अगर आपको 1 पता है, ये संविधान में 40 पार्ट नहीं है। संविधान में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 22 और अब भी है 25 पार्ट। ये अगर आपको पता है तो आपके ऑप्शन 1 गलत हो गए, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, मतलब कि 1A एंड D तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। और अगर आपको स्टेटमेंट 2 पता है, देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल, ये भी गलत है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 थे और अभी 400 से ज्यादा आर्टिकल है, 365 के आसपास आर्टिकल है, तो आपका स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग हो गया। अब बचा स्टेटमेंट 3। अगर आपको पता भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है नहीं होता है, कंफ्यूजन हो रहा है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, ऐसे आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसका आंसर है सी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिए। एलिमिनेशन टेक्निक्स को भूलना नहीं है, इससे आपके बहुत सवाल बनेंगे। मैं बता रहा हूं आपको ध्यान रखना है एग्जाम में भी इस ट्रिक को। भारत के संविधान का एक फीचर है, यह विश्व का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। 1949 में जब हमारा संविधान बना था तो उस समय उसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 भागों में यह डिवाइडेड था और 8 शेड्यूल्स थे। आज हम जब जनवरी 2019 में यह बात कर रहे हैं तो इस समय एक प्रियम्बल है, 465 आर्टिकल्स हैं, ये 25 भागों में डिवाइडेड है और 12 शेड्यूल्स हैं। तो इसे आप ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं जनवरी 29 में। अगर ये वीडियो आप बाद में देखेंगे तो आप ये मत कहिएगा कि हमने गलत पढ़ा दिया था, अगर इसमें कुछ चेंजेज हो जाए तो। कुछ रीजंस हैं जिसके कारण से हमारा संविधान का साइज इतना बड़ा है। उनमें पहला रीजन है ज्योग्राफिकल फैक्टर, मतलब कि भारत इतना डाइवर्स और वास्ट कंट्री है और सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन संविधान में करना था, सभी के बारे में चीजें लिखनी थी, इस कारण से हमारे संविधान का साइज इतना बड़ा हो गया। दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर, भारत के संविधान पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का काफी इंपैक्ट है और यह एक्ट काफी डिटेल और बल्कि था, जिस कारण हमारे संविधान का भी साइज इतना बल्कि हो गया। तीसरा फैक्टर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के सभी राज्यों का और केंद्र का एक ही संविधान है। ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए अलग संविधान है, पंजाब के लिए अलग संविधान है। चौथा जो रीजन है वो ये है कि डोमिनेंस ऑफ लीगल माइंड्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो लॉयर थे उनका काफी ज्यादा डोमिनेंस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो हर चीजों का डिटेल डिस्कशन करते थे और डिटेल में लिखा भी गया है हमारा संविधान। तो ये 4 फैक्टर है, इन्हें आप ध्यान रखें। यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ सकती है कि क्या रीजन है कि हमारा संविधान का साइज इतना बड़ा है, इसमें से 3 रीजन उठा के दे देगी, एक कोई गलत रीजन दे देगी और आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसे आप ध्यान रखिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल ही थे, 9 शेड्यूल को बाद में ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा, इसे आप ध्यान रखें। इसका एम यह था कि इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को शामिल कर दिया जाए ताकि जिसके खिलाफ जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो, फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के खिलाफ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अप्रैल 24, 1973 के बाद जो भी चीजें इसमें ऐड की गई हैं शेड्यूल 9 में, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, दैट इज ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो इसे आप ध्यान रखें। शेड्यूल 10 हमने पास्ट में पढ़ लिया है, अभी जस्ट इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। 11th एंड 12th जो शेड्यूल था वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ऐड किया गया था। जो 11th शेड्यूल था उसमें यह स्पेसिफाई है कि पंचायत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उनकी क्या अथॉरिटी होंगी, और इसमें 29 मैटर्स हैं। जो 12th शेड्यूल है
उसमें म्युनिसिपैलिटीज के क्या अथॉरिटीज होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, इसको लिखा गया है। और इसमें 18 मैटर्स हैं, तो इसे ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेज वेयर एडेड टू द लैंग्वेजेस अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, thereby raising their number to 22। 2008 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए है कॉन्स्टिट्यूशन 90th अमेंडमेंट एक्ट, 91st अमेंडमेंट एक्ट, 92nd अमेंडमेंट एक्ट, और डी है 93rd अमेंडमेंट एक्ट। आपको यह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप हमारे कमेंट में भी आंसर लिख सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका आंसर है 92nd अमेंडमेंट एक्ट। 8th शेड्यूल में वो लैंग्वेजेज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। सबसे पहले इसमें 14 लैंग्वेजेस थे और अभी इसका नंबर 22 लैंग्वेजेस है। सबसे पहले 1967 में इसे अमेंड किया गया था, 21st अमेंडमेंट एक्ट, इसमें के बाद सिंधी को ऐड किया गया था। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ऐड किया गया था। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड किया गया था। तो इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल भी था आपसे कि 4 लैंग्वेजेस को कब ऐड किया गया और इसका नंबर 22 हो गया। तो ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट था जिसे 2003 में किया गया था। 2004 में गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट इजाद किया, क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। क्लासिकल लैंग्वेजेज वो हैं जो 1500 और 2000 ईयर्स पुराने हैं, उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है और वो काफी वैल्यूएबल हेरिटेज हैं, और जो जनरेशन ऑफ स्पीकर हैं उसे रिवीर करते हैं, उसकी पूजा करते हैं उस लैंग्वेजेस की। साथ ही साथ इनका लिटरेरी ट्रेडिशन ओरिजिनल हो, कहीं से बोरोड ना हो। चौथा यह है कि जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं इनसे डिफरेंट हो, ऐसा ना हो कि अभी जो लैंग्वेजेस हैं उन्हीं से सिमिलर है, वो अलग होना चाहिए। तो इन फैक्टर्स पे क्लासिकल लैंग्वेज डिफाइन किया गया। सबसे पहले 2004 में तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज किया गया। फिर संस्कृत को 2005 में किया गया, कन्नड़ा और तेलुगु को 2008 में किया गया, 2013 में मलयालम को रिकॉग्नाइज किया गया, फिर 2014 में उड़िया को किया गया। अब तक 6 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है क्लासिकल लैंग्वेजेस की तरह। इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यूपीएससी पूछ सकती है कि कितने लैंग्वेजेस अब तक क्लासिकल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज किए गए हैं। आंसर होगा 6। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।